नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हमारी ये जो कक्षा है, ये जो क्लास है, ये एडीओ के लिए है। बेसिकली ये एडीओ के लिए है। बाकी आप ग्राम पंचायत सभी एग्जाम में आते हैं तो आप उसमें भी काम आएगा आपका ये जो अपन पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। एडीओ का जो पोस्ट है उसमें अपने को ग्रामीण अंचल में ही काम करना है। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है पंचायती राज व्यवस्था, ये एक बेसिक और कोर सब्जेक्ट है और इसको अपन थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, है ना, ताकि अपना इससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। और मैं ये भी बोलता हूं कि वर्तमान में व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, उससे संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको पंचायती राज के एक आध क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो ये आपका ऐसा नहीं है कि केवल एडीओ के लिए काम आएगा, एडीओ के लिए ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर अपन इतना डीप पढ़ेंगे तो ये आपके सभी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, हमारी लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो समितियां बनी हैं, पंचायती राज आने से पहले पंचायती राज की समीक्षा के लिए, लागू करने के लिए, कार्यान्वयन के लिए जो समितियां बनी हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहली समिति जो बनी थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता की जांच के लिए, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। इसने पंचायती राज व्यवस्था पर सर्वे किया और बोला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये पढ़ लिए थे बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, है ना, कांग्रेस की सरकार गिरी। ठीक है, उसके बाद सरकार आई आपकी जनता दल की, मोरारजी देसाई जी की सरकार आई। उस समय पंचायती राज के लिए एक समिति बनी 20 साल बाद, 57 के बाद 77 में अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज नहीं कहा, बोला 2 स्तर का पंचायती राज बना देते हैं। ठीक है, ये भी पढ़ लिए थे। आज अपने को तीसरी समिति पढ़नी है और वो कौन सी समिति है? जीवी के राव समिति। कौन सी समिति? जीवी के राव समिति। कब से आई है ये? 1985 में आई है। अध्यक्ष कौन थे? जीवी के राव जी थे। उद्देश्य क्या था दोस्तों? ग्रामीण विकास और गरीबी कम करने के लिए उपयुक्त ढांचे के निर्माण हेतु योजना के लिए योजना आयोग के परामर्श पर जीवी के राव की रिपोर्ट तैयार की गई। इसको, इतने बड़े लाइन को एक सरल तरीके से ये देखते हैं कि ये समिति किस लिए बनी? ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी दूर करने के लिए। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए और गरीबी दूर करने के लिए समिति बनी है और योजना आयोग के परामर्श पर जीवी के राव की समिति बनी थी। ठीक है, इनकी प्रमुख अनुशंसाएं, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन इनका जो था वो था कि पंचायतों के लिए नियमित चुनाव करा जाए। जो पंचायतें बनी थी ना नागौर में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उन पर नियमित चुनाव कराया जाए। हर 5 साल में वहां क्या हो? चुनाव कराया जाए, ताकि लोकतंत्र बरकरार रहे दोस्तों। ऐसा नहीं कि तानाशाह कोई आदमी सरपंच बना बैठा है, 10 साल से सरपंच बना है, कार्यकाल खत्म हो गया है तो भी सरपंच पे है। तो भैया नियमित चुनाव कराओ और जो ओरिजिनल में जीत के आया उसी के हाथ में सत्ता दो। दूसरा बात किए इन्होंने विकेंद्रीकृत आयोजनों की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ने की सिफारिश। इसमें यह कहा गया कि पावर जो है उसको क्या करो? डिसेंट्रलाइज करो, विकेंद्रीकृत करो, पावर को बांटो और गांव में शासन चलाने का पावर किसको दो? पंचायती राज को दो। शुरू से यह बात हो रही है। ठीक है, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विद्यमान प्रशासनिक व्यवस्थापन, जो सरकारी लोग इन योजना को सही शॉर्ट नहीं चला पा रहे हैं, उसको क्या करो?
उसके बदले वहां पे मॉनिटरिंग किसको दो, पंचायती राज को दो। ठीक है, उसके बाद इस समिति ने कितने स्तरीय, 4 स्तरीय, इस समिति द्वारा 4 स्तरीय परिषद के गठन की सिफारिश की गई थी। 4 स्तरीय, देखिए 3 स्तर पर तो आपको पता है, 3 स्तरीय की बात किसने की थी, 3 स्तरीय की बात की थी किसने, बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय की बात की थी। ठीक है, 2 स्तरीय की बात किसने की थी, 2 स्तरीय की बात अशोक मेहता जी ने की थी। ठीक है, उसके बाद जीवी के राव समिति आई, और जीवी के राव समिति ने क्या किया, जीवी के राव समिति ने आपके 4 स्तरीय की बात की। बोले भैया एक राज्य स्तर में राज्य पंचायत भी बना दिया जाए। ठीक है, राज्य स्तर में राज्य पंचायत भी बना दिया जाए। तो इसमें 4 स्तर कौन से हैं जी, ग्राम स्तर पर क्या होगा, ग्राम पंचायत, मंडल स्तर पर, है ना, मंडल मतलब विकास खंड स्तर पर मंडल पंचायत या जनपद पंचायत, जनपद इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारे यहां यही नाम है। जिला स्तर पर क्या होगा, जिला पंचायत, और इसने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद की बात की, मतलब इसने राज्य में भी एक बनाने की बात कर दी। इसका सबसे मेन मोटो क्या था पता है, इसका मेन मोटो था पंचायती राज व्यवस्था का नियमित चुनाव करवाना। ठीक, नोट, जिला प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज कमजोर हो गया, जिसके कारण इसे बिना जड़ की घास कहा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फेल होने का कारण, इसका फेल होने का कारण, बोले पावर जो है उसको क्या कर दो, बांट दो। ठीक है, लोकतंत्र लाओ, पावर को बांट दो। पावर बांटने के बजाय क्या हुआ, जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी थे वो पावर लेके वही तानाशाह जैसे बन गए, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, मतलब अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लग गए। किन लोग जी, आपके जो सरकारी कर्मचारी थे, है ना, और ये योजना फेल हो गई। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया बिना घास, बिना जड़ की घास, बिना जड़ की घास कहा गया। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं समिति कौन सी है, जीवी के राव समिति 85 में बनी, योजना आयोग के परामर्श पर बनी, ग्रामीण विकास और गरीबी को दूर करने के लिए। इसका सबसे मेन अनुशंसा यही था कि आप नियमित चुनाव करवाओ, है ना। उसके बाद अगर आप पावर बांट रहे हो तो उसमें पंचायतों को शामिल करो, विकास की योजना को पंचायत द्वारा लागू करो। इसने 4 स्तर के समिति, 4 स्तरीय परिषद के गठन की बात की। 3 तो आपके बलवंत राय मेहता ने भी की थी। चौथा, इसने राज्य स्तर पर बात की। यह पूछा जा सकता है 4 स्तरीय परिषद के गठन की मांग किसने की थी, जीवी के राव समिति ने, और इसने, है ना, जिला के ऊपर एक राज्य परिषद के भी गठन की बात कर दी थी। ठीक, पर इस योजना में सबसे बड़ी बात क्या हुई, इस योजना में आपके जो सरकारी कर्मचारी है वो सब हावी हो गए, भ्रष्ट हो गए, और ये जो समिति की रिपोर्ट है वो काम नहीं कर पाई, इसीलिए इसे क्या कहा गया, बिना जड़ की घास। उसके बाद आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, है ना, ये कब है, 1986। ठीक है, ये भी कब आया था, ये आया था 85, जीवी के राव। एक साल बाद आए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, है ना। यही लक्ष्मीमल सिंघवी जी है जो भारत में दोहरे नागरिकता के लिए भी समिति बनी थी ना, उसमें भी थे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, हमारे भारत में भी अमेरिका की तरह दोहरे नागरिकता की जब बात हुई थी तो इन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनी थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्द्वार के अध्ययन हेतु गठित समिति, है ना। इसमें यह कहा गया है 1986 में, अब मेरे ख्याल से 84 में आपके इंदिरा गांधी जी तो स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई, है ना, राजीव गांधी की सरकार आई तो इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था पर पुनः काम किया, पंचायती राज व्यवस्था पर पुनः काम किया, फिर रिसर्च चालू किया। ठीक है, और समिति किसकी अध्यक्षता में बनी, लक्ष्मीमल सिंघवी की समिति में। ठीक है, इसकी सिफारिशें, पहली सिफारिशें क्या थी, सिंघवी समिति ने सिफारिश की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायती राज व्यवस्था को क्या दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। अभी तक पंचायती राज व्यवस्था क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, अनुच्छेद 40 में,
इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी, वो कंपलसरी नहीं हुआ था कि हर राज्य पंचायती राज बनाए, ये कंपलसरी नहीं हुआ था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो राज्य माने या ना माने ये राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्हें ने कहा, लक्ष्मीमल सिंघवी ने, आप एक विधेयक लाइए, कानून बनाइए और पंचायती राज को क्या कर दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए, जैसे अभी है ना आज, वैसे ही लक्ष्मीमल सिंघवी ने करने की बात कही थी। ठीक है, क्या, संवैधानिक रूप दे दीजिए। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन, विघटन, कार्य पद्धति के विवाद के लिए राज्य में एक न्यायाधिकरण गठित करना चाहिए। ये बोले कि पंचायती राज से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक न्यायालय बना दो भैया, एक ट्रिब्यूनल बना दो, न्यायाधिकरण बना दो। ठीक है, ग्राम पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने हेतु आर्थिक संशोधन प्रदान करने की बात कही। अब भाई ग्राम पंचायत बनाओगे तो उनको काम करने के लिए पावर दोगे तो पैसा भी तो चाहिए, तो उनको पैसा भी दो। ठीक है, उसके बाद क्या बात कही गई है, कई ग्रामों के समूह के लिए न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय स्रोत होने चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत के पास पैसे का स्रोत होना चाहिए। संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। अभी भी पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, क्या, 9 का नया भाग जोड़ा गया है, 9 का संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। इसे कुछ संवैधानिक प्रावधानों का भी सुझाव दिया, जिसमें पंचायती राज निकायों के चुनाव में नियमितता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इन्होंने कहा कि भैया संविधान में पंचायती राज को जोड़ो और पंचायती राज से संबंधित कुछ नए नए नियम बना के संविधान में जोड़ो। पंचायती राज से संबंधित कुछ नए नए नियम बना के संविधान में जोड़ो और पंचायती राज को लागू करो। अब ये पूरे बातों को लागू करने के लिए, लक्ष्मीमल सिंघवी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, 64वां संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। अगर ये उसी समय पास हो जाता ना तो उसी समय पंचायती राज व्यवस्था आती। ये लोकसभा में पास हो गया परंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और कानून नहीं बन पाया। ठीक है, कानून नहीं बन पाया। तो देखिए ये पूछा जाता है, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के पहले पंचायती राज के संबंध में कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, 64वां संविधान संशोधन, जो लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, इसलिए कानून नहीं बन पाया और संविधान में नहीं जुड़ पाया। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी की रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 में आई, राजीव गांधी सरकार द्वारा फिर से रिव्यू किया गया, किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। और पंचायती राज व्यवस्था को लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। संविधान में नया नियम कानून बना के, नया अनुच्छेद जोड़ के, नया अध्याय जोड़ के क्या किया जाए, इसको कंपलसरी कर दिया जाए। ठीक है, संवैधानिक मान्यता दी जाए। यह बोला कि पंचायतों से संबंधित जो भी मामला होता है उसके निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल बनाया जाए। ठीक है, पंचायतों को अधिक आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद पंचायतों को अधिक क्या किया जाए, पैसा दिया जाए, वित्तीय साधन दिया जाए। ठीक है, उसके बाद बोला कि एक नया अध्याय जोड़ दो, कहां, संविधान में। और इसी अनुशंसा को, यही सब बातों को बनाया गया क्या, 64वां संविधान संशोधन और प्रस्तुत किया गया संसद में। लोकसभा में तो पास हो गया, राज्यसभा में फेल हो गया और यह कानून नहीं बन पाया। ठीक है, यह कानून नहीं बन पाया। देखिए जितनी भी समितियां आएंगी दोस्तों, वो उसमें कॉमन क्या रहेगा, उसमें कॉमन रहेगा कि पंचायतों को पावर दो, उसमें कॉमन रहेगा पंचायतों को नियमित चुनाव करवाओ, उसमें कॉमन रहेगा पंचायतों को वित्तीय क्या दो, साधन दो ताकि वो अपना खर्चा चला सके, उसमें क्या रहेगा, पंचायतों को योजना में शामिल करो। ठीक है, जो अलग अलग मेन एक एक हेडलाइन रहेगा वो ये रहेगा क्या, कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती बोला, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती बोला, उसके बाद GV.K. राय समिति ने 4 स्तरीय पंचायती बोला, उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने क्या बोला, संवैधानिक दर्जा प्रदान करो, संवैधानिक दर्जा प्रदान करो। और GV.K. राव ने बोला कि नियमित चुनाव भी कराओ। ठीक है, तो ये हो गया GV.K. राव समिति। अगला हम समिति देखते हैं P.K. थुंगन समिति, 88, 85, 86, अब उसके बाद 88 P.K. थुंगन समिति। यह समिति जिला योजना के लिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी।
इसका मेन उद्देश्य है जिला योजना, जिला योजना के लिए, ठीक है, स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा। ये देखो, ये भी वही बोल रहा है कि ग्राम पंचायत को क्या कर दिया जाए, ग्राम पंचायत नगरीय निकायों को संविधान में क्या दिया जाए, स्थान दिया जाए, ठीक है। गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये भी कितने पंचायती राज की बात कर रहा है, 3 स्तरीय, ठीक है। पंचायती राज के तीनों स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से क्या हो, आरक्षण हो। इसने आरक्षण की बात कही है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है। जिला परिषद का मुख्य अधिकारी कौन होगा, कलेक्टर होगा। जिला पंचायत का मुख्य अधिकारी बोला भैया कलेक्टर को बना दो, ठीक है। जिलों में विकास तथा नियोजन का जिला केंद्र जिला परिषद को बनाया जाए और इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में यह सर्वाधिक प्रभावी स्तर होना चाहिए। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का सर्वोच्च कार्यकारी होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जिला पंचायत को एकदम पावरफुल बना दो और उसका मेन जो होना चाहिए उसको कलेक्टर बना दो। पंचायती राज संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसने बोला पंचायती राज में कितने साल का टर्न्योर होना चाहिए, 5 साल का। और अगर सरकार खत्म हो गई है, पंचायत का अवधि खत्म हो गया, तो 6 महीने के अंदर क्या करना है, इसको चुनाव करवाना है। यही हमारे यहां भी होता है, अगर सरकार का टर्नओवर खत्म हो गया 5 साल, तो उसके 6 महीने के अंदर चुनाव करा के नया सरकार बनाया जाता है। सेम बात कही है। इसने राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापित करने की भी सिफारिश की, जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधन दे सके। इसने राज्य वित्त आयोग बनाने की बात की है जी, राज्य वित्त आयोग। जैसे केंद्र में वित्त आयोग होता है, वैसे राज्य में राज्य वित्त आयोग क्या करता है, राज्य वित्त आयोग राज्यों के करों को बांटता है, ठीक है, और राज्यों में क्या कैसे खर्चा करना चाहिए इस पर भी सुझाव देता है, ठीक है। तो यह आपकी कौन सी समिति थी, पी के थुंगन समिति। कब, 1988। इसने क्या क्या बात कही है, ठीक है, इसने भी संवैधानिक मान्यता की बात कही है, इसने भी संवैधानिक मान्यता की बात कही है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही है, इसने जिला परिषद को ज्यादा पावर देके कलेक्टर के हाथ में देने की बात कही है, इसने आरक्षण की बात कही है। इसने क्या कही है, आरक्षण की बात। किसमें आरक्षण होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था में, और महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात कही है। और ये बोला है कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होना चाहिए जी, 5 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली समिति है गाडगिल समिति, 1988। ये भी कब आई है, 1988। अध्यक्ष कौन थे, VN गाडगिल। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। तो चलिए कैसे बना रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले देखो, फिर से सेम बात, क्या संवैधानिक मान्यता, मतलब संविधान संशोधन करके क्या किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में क्या किया जाए, स्थान दिया जाए। फिर से वही बात, क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन, क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन। फिर से वही बात, क्या आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला का आरक्षण। उसके बाद फिर से वही बात, राज्य वित्त आयोग बनाओ, जो क्या करेगा, पंचायती राज व्यवस्था को पैसा देगा। उसके बाद क्या होगा, पंचायतों का चुनाव होना चाहिए, नियमित चुनाव। कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। आपका नगर निगम, ग्राम पंचायत और सहकारी सोसाइटी, तीनों का चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ग्राम पंचायत, नगर निगम और सहकारी सोसाइटी का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। उसके बाद गाडगिल की समिति की यह अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी, है ना। यही जो गाडगिल जी है ना, इनकी जो इनके जो सलाह थे, अनुशंसा थी, इसी को 73वें संविधान संशोधन में रख के संविधान संशोधन किया गया। और क्या किया गया, पंचायती राज को कंपलसरी बनाया गया, ठीक है। तो देख लिए, ये भी एक समिति है। जैसा कि मैं बोला, देखो सब रिपीट हो रहा है, चुनाव होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, है ना। वही बात बोले हैं, जो बात पी.के. थुंगन जी बोले हैं 88 में, उसी बात को एन.वी. गाडगिल जी बोले हैं, VN गाडगिल जी बोले हैं, है ना। और ये VN गाडगिल की, किसकी, VN गाडगिल की समिति की जो भी क्या थी जी, जो भी सलाह थी, उसी सलाह पर 73वां संविधान संशोधन बना और संसद में पारित हुआ। और क्या बना, पंचायती राज व्यवस्था बना। वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें यही सब बातें हैं। सबसे पहले तो क्या है, उसको संवैधानिक मान्यता दे दिए ना, दूसरा, हाँ दे दिए। दूसरा क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, हाँ है।
अनुसूचित जाति जनजाति और महिला का आरक्षण है, हाँ है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना है, हाँ है। पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ही करवा रहा है, हाँ बिल्कुल करवा रहा है। ठीक है, तो यही सब बातों को लेके क्या किया गया, जो 73वां संविधान संशोधन है उसको बनाया गया। लिखा है ना, गाडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। तो संशोधन विधेयक कौन सा थी, 73वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, कौन सा संशोधन विधेयक, 73वां संविधान संशोधन विधेयक। अब उसके बाद देखते हैं, अब उसके बाद फिर से राजीव गांधी जी का प्रयास आया। एक बार राजीव गांधी जी कौन सा प्रयास कर चुके हैं, 64वां संविधान संशोधन। कौन सा प्रयास कर चुके हैं, 64वां संविधान संशोधन, जो लोकसभा में तो पास हुआ परंतु राज्यसभा में फेल हो गया। इसीलिए उस समय पंचायती राज व्यवस्था क्या हुई, उस समय पंचायती राज व्यवस्था संविधान में नहीं शामिल हो पाई। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसाओं पर, है ना, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली बनाने हेतु उसका संवैधानिकरण करने की योजना बनाई, जिसे मूर्त रूप देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पेश किया गया जी, 64वां संविधान संशोधन 1989 में, जो लोकसभा में पास हो गया परंतु राज्यसभा में फेल हो गया। लक्ष्मीमल सिंघवी की बात करके कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 64वां संविधान संशोधन, जो पास नहीं हो पाया। फिर आया 1991 में, है ना, 91 में किनकी सरकार आई, नरसिम्हा राव की सरकार आई। जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत में आ गई, सरकार बन गई पीवीसी नरसिम्हा राव की, जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जी। 64वां संविधान संशोधन फेल हो गया, 73वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया 1992 में। ठीक है, जो लागू हुआ 24 अप्रैल 1994 को। इसीलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को पूछा जाता है ये। ठीक है, तो आपको पता है, ये देखिए, ये जो गाडगिल समिति है ना, इसी की रिपोर्ट को, ये गाडगिल समिति की ही रिपोर्ट को 73वां संविधान संशोधन बना के प्रस्तुत किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा मिला तो क्या हुआ, है ना, संविधान में कौन सा भाग, 9 क जोड़ा गया, 9, संविधान में कौन सा भाग, 9 जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज की बात की गई। ठीक है, तो और उसमें अनुच्छेद जोड़े गए 243 ए से 243, कहां तक जी, पंचायती राज का अनुच्छेद कहां है, 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है, 15 अनुच्छेद जोड़े गए, 15 से 16, कब, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये सभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि 73वां संविधान संशोधन कैसे आया। ठीक है, चलिए एक बार समिति का गठन और उनका वो देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, कब, 1957 को। इसका मुख्य बात क्या था, इसने मुख्य बात की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की। ठीक है, उसके बाद आर दिवाकर समिति, है ना, 1963, इसने ग्राम सभा की समीक्षा की थी। है ना, रामाकृष्णैया अध्ययन दल, इसने आय व्यय की गणना, पंचायती राज के आय व्यय की गणना के संबंध में। के संथानम समिति, वित्तीय प्रावधान और सिफारिश। उसके बाद अशोक मेहता समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 स्तरीय पंचायती राज की बात कर दी इन्होंने। जीवी के राव समिति, इनका मेन मोटो था क्या, नियमित चुनाव कराओ, जीवी के राव जी बोले। उसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, क्या बोले इन्होंने, बोले पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दो। संवैधानिक मान्यता के तहत कौन सा संविधान संशोधन प्रस्तुत किए थे, लक्ष्मीमल सिंघवी की बात मानकर 64वां, जो फेल हो गया। पी के थुंगल समिति, है ना, इसने राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे की बात की थी। और उसके बाद कौन आया, गाडगिल समिति। कौन आया, गाडगिल समिति, इसने आरक्षण और संवैधानिक मान्यता दिलाया। कौन से संविधान संशोधन से, 73वें संविधान संशोधन से। तो ये प्रमुख समिति है, इसके बारे में एक बार अध्ययन कर लेना, क्वेश्चन आता है यहां से, है ना।
ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब वही 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 73वां संविधान संशोधन है ना, इसी से क्या हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था आपकी संविधान में शामिल हुई है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब प्रस्तुत किया गया, 1992 को प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया, 1992 को। चलने दो चलने दो। आवाज आ रही, ठीक है। चलिए देखते हैं, संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में कंपलसरी बनाने के लिए, संविधान में शामिल करने के लिए। मेरे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन इतना पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन से आया, हमेशा पूछता है। एक नंबर तो ऐसे ही है ये, है ना। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब, 1992। लागू कब हुआ, आपका ये सिग्नेचर कब हुआ, 20 अप्रैल 1993। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए आते हैं, विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनकी सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, नया भाग 9 जोड़ा गया। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, 11 अनुसूची। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, क्या प्रावधान किया गया। अब यही चीज मैं इतने देर से आपको बोल रहा था मेरे दोस्तों, कि संविधान में शामिल करेंगे, शामिल करेंगे, शामिल करेंगे। क्या शामिल करेंगे, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायती राज से संबंधित क्या क्या शामिल किया गया। सबसे पहले शामिल किया गया भाग 9। संविधान में 12 भाग हैं, उसमें से 9वां भाग शामिल किया गया। संविधान में 22 भाग हैं, 22 भाग में से 9वां भाग शामिल किया गया दोस्तों। उसके बाद 12 अनुसूची हैं, उसमें 11वें नंबर की अनुसूची शामिल की गई, ठीक है। उसके बाद कितने विषय जोड़े गए, 29 विषय जोड़े गए। और इसी से क्या बना, आपका ग्राम पंचायत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किसको, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। और उसके बाद से, है ना, 24 अप्रैल से पंचायती राज क्या हो गई, कंपलसरी हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया, इसको एक बार और रिव्यू कर लो। 73वें संविधान द्वारा क्या क्या संशोधन किया गया है। पहला संशोधन किया गया है क्या, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। उसके बाद कौन से नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। कितने विषय दिए गए हैं पंचायती राज को, 29 विषय दिए गए हैं जिस पर वो काम करेगी। चलिए अब इसका डेट वाइज अध्ययन कर लेते हैं, ये पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कब, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हो गया बहुमत से। राज्यसभा द्वारा पारित, राज्यसभा में भी कब पारित हुआ, ये 23 दिसंबर। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 23 दिसंबर। ये 23 है दोस्तों, इसको 23 कर लीजिएगा। राज्यसभा में कब पारित हुआ, 23 दिसंबर, अगले दिन 1992, है ना, 23 दिसंबर, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कब अनुमोदित हुआ है, ये डेट गलत टाइप हो गया है, टाइपोग्राफिकल एरर आ गया है, ठीक है। राष्ट्रपति कब इसको दिया, 20 अप्रैल। कब दिया, 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 1993 को अपनी अनुमति दिया है, ठीक है। और ये लागू कब हुआ है, 24 अप्रैल को 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। एक नंबर का फोकट का क्वेश्चन है, पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया मेरे दोस्तों, किया गया 73वां संविधान संशोधन। लागू कब किया गया मेरे दोस्तों, 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल को ही शायद सचिन तेंदुलकर का बर्थडे रहता है मेरे ख्याल से, पता नहीं, देखना पड़ेगा, याद हो जाएगा, है ना।
एक लीजेंड संविधान संशोधन, एक लीजेंड क्रिकेटर के नाम से भी याद हो सकता है। देखिए, याद करने का, चीजों को दिमाग में रखने का एक सबसे बड़ा और आसान तरीका, आप उसके लिए अपने दिमाग में कीवर्ड बना लीजिए। ठीक है, आप उसके लिए अपने दिमाग में एक कीवर्ड बना लीजिए। ठीक है, 24 अप्रैल को किसका बर्थडे होता है जी? सचिन तेंदुलकर का, है ना। ये तो आपको याद रहेगा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 24 अप्रैल को बर्थडे रहता है और उसी दिन पंचायती राज दिवस भी रहता है। ठीक है, तो डेट देख लेते हैं। आपको कानून बनने का प्रोसेस तो पता है। अगर कोई भी कानून बनाना है तो उसको पहले किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सपोज दैट अपन उस कानून को कहां प्रस्तुत किए? लोकसभा में। लोकसभा में सरकार उसको पास कर देगी, फिर वो कानून कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा भी उसको पास कर देगी, फिर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के सिग्नेचर में। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने में, और जिस दिन राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया मतलब कानून बन गया है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तो भी कानून नहीं बना है। जैसे ही राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा कानून बन गया है। फिर उसमें डेट लिख देंगे कि इस डेट से लागू करना है, और उस डेट से वो कानून लागू हो जाएगा, गजट में छपेगा और लागू हो जाएगा। आपको पता है ना, हमारे यहां कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है जी? संसद। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो कानून बनाने में कौन आएगा? ये तीनों ही आएंगे। तो भैया आपका 22 दिसंबर को कहां पारित हुआ? 22 दिसंबर को हुआ लोकसभा में। 22 दिसंबर को ना हमारे यहां क्या होता है? सबसे बड़ा रात होता है। ठीक है, सबसे बड़ा रात, सबसे छोटा दिन पृथ्वी में, पृथ्वी में बोल रहा हूं जी, उत्तरी गोलार्ध में, हमारे भारत में। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ठंडी के समय, रिलेट कर लीजिए। तो उसी दिन पारित हुआ है। 22 दिसंबर 1992 को कहां पारित हुआ है? लोकसभा में। एक दिन बाद उछल के कहां चले गया? राज्यसभा में। पूर्ण बहुमत में सरकार आई थी नरसिम्हा राव की, है ना। नरसिम्हा राव जी की पूर्ण बहुमत पे सरकार आई थी, तो पास तो होना था। और उस समय राजीव गांधी के समय 64वें संविधान संशोधन में यही चीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया। ये कानून कब बना? 73वें संविधान संशोधन में बना। और 73वें संविधान संशोधन को लोकसभा में कब पारित किया गया? 22 दिसंबर 1992। राज्यसभा में कब पारित किया गया दोस्तों? 23 दिसंबर 1992। अब दोनों जगह पास हो गया। अब कहां जाएगा? अब जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कब किया है कानून पे? 20 अप्रैल 1993। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 दिसंबर में पास हुआ है ना। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन कई जगह आपको 1992 मिलेगा, कई जगह 1993 मिलेगा। लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है 1992 में, राष्ट्रपति की अनुमति मिली है 20 अप्रैल 1993 में। और ये लागू कब हुआ है दोस्तों? ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवीसी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, ये हो गया। तो आप पास कर लिए किसको? 73वें संविधान संशोधन को, है ना। गाडगिल समिति की अनुशंसा पर 73वां संविधान, गाडगिल समिति की अनुशंसा पर 73वां संविधान संशोधन उन्हीं के क्या सुझावों पर 73वां संविधान संशोधन को बना के पेश किया गया। फिर से रटा दे रहा हूं, 22 दिसंबर आपको पता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। याद करने का ट्रिक, क्योंकि वो 22 दिसंबर याद है। ठीक है, ऐसे ही कीवर्ड बनाओ, कीवर्ड बनाओ, आपके दिमाग में किसी चीज से उसको रिलेट करके रखो। तो लोकसभा द्वारा पारित 22 दिसंबर, राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर, राष्ट्रपति 20 अप्रैल 1993, और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए उस दिन क्या बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी थे। प्रधानमंत्री कौन थे जब ये कानून बना? तो कौन थे? नरसिम्हा राव जी थे। 1991-92 से जो प्रधानमंत्री थे वो, है ना। संवैधानिक प्रावधान, इससे क्या क्या हुआ जी? क्या क्या जोड़ा? सबसे पहले संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में भाग 9 जोड़े गए। अनुच्छेद कौन सा? 243 जोड़ा गया। तो 243 में कहा? ए से लेकर ओ तक
ए से लेकर ओ तक कितने अनुच्छेद होंगे जी? 15, 16, 15 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 15। ये देखो 15 उपखंड लिखे हुए हैं, है ना। अनुच्छेद बोलेगा बस तो 243 जोड़ा गया है। भाग 9 में 243 नंबर का अनुच्छेद, और उसी में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन एन ओ, हाँ ओ तक 15 अनुच्छेद 243 ए बी सी ऐसा करके जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची, है ना। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, हमेशा पूछता है। पंचायत से संबंधित अनुसूची 11वीं अनुसूची। और कितने विषय दिए गए हैं? विषय भी पूछता है, 29 विषय। जिसके संबंध में काम कौन करता है जी? जिसके संबंध में काम करता है पंचायत। और पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय है मेरे दोस्तों? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी और लागू करेगी। इसीलिए तो हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का नाम अलग अलग है। जो बीच वाली पंचायती राज व्यवस्था है जिसको हम लोग जनपद बोलते हैं, बंगाल में अंचल बोलते हैं, गुजरात में तालुका बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि हर राज्य अपने अनुसार बना के रखी है। क्योंकि किसका है ये? राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। हमेशा पूछता है ये। तो पंचायती राज पर कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है, ठीक है। और मान लो इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना दी, तब क्या होगा? जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का ही मानेंगे, पर इसको राज्य सरकार के विषय में कानून बनाने के लिए अलग प्रोविजन है, ठीक है। उतना भी अपने को आगे नहीं जाना है ना। तो ये देख लीजिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या छेड़छाड़ किया गया है। सबसे पहले तो भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद जोड़ा गया 243। 243 एक नंबर रहेगा, उसके पीछे ए बी सी डी तक हमको कहां तक जाना है? ओ तक। कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 15। अनुसूची 12 अनुसूची है, जिसमें से 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई। और पंचायत को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए 73वां संविधान संशोधन जहां लागू नहीं है, जहां जहां ये चीज लागू नहीं है, तो सबसे पहले कहां लागू नहीं है? दिल्ली में लागू नहीं है 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि वो क्या है? वो नेशनल राजधानी क्षेत्र है, वहां पे लागू नहीं है। और 6वीं अनुसूची के राज्य, 6वीं अनुसूची के राज्य ये कौन से क्षेत्र हैं? अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र हैं। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6वीं अनुसूची में ये 4 राज्य के नाम हैं जहां पे ये 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, वहां दूसरी चीजें चलती है। आपको ये याद रखना चाहिए कि जहां पे ये लागू नहीं है, पूरे भारत में लागू है, केवल इन जगहों को छोड़कर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लागू नहीं है, और 6वीं अनुसूची के राज्य, ठीक है, 6वीं अनुसूची में जो राज्य हैं कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब शॉर्टकट बता सकते हो, अमे त्रिमी, अमे त्रिमी, है ना, अमे त्रिमी, है ना। बोलते ना अमी तुम्हें के भालो बाची, वैसी वाला कुछ, अमे त्रिमी, ठीक है। अ से असम, म से मेघालय, है ना, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम, अमे त्रिमी, ठीक है। ये 4 राज्य और दिल्ली में लागू नहीं है आपका कौन? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा दोस्तों। काफी डिटेल में हमने चर्चा की है, कहानी के तौर पर ये पूरा चीजों को समझा है। एक बार अच्छे से और रिवीजन कीजिएगा, ये दिमाग में फीड हो जाएगा। पंचायती राज दिवस किस दिन जी? 24 अप्रैल। किसका जन्मदिन? सचिन तेंदुलकर का, है ना। तो ऐसे आप कुछ भी ट्रिक बनाइए। कहां लागू नहीं होता? दिल्ली में लागू नहीं होता, और अमे त्रिमी, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसी टाइप से आप अपने कीवर्ड बना के याद करिए, जिंदगी भर याद रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको ये पूरा डिस्कशन काफी अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।